जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश टाइम। तारीख आज 20 सितंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। तो एक तो अभी जो ये पितृपक्ष का महीना चल रहा है, तो आज तो इसकी चतुर्दशी तिथि है, लेकिन कल सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या रहेगी 21 सितंबर को। ये पितृपक्ष का अंतिम दिन है। जिन लोगों के परिजनों की श्राद्ध की तिथि अगर नहीं पता है, तो इस दिन उनका श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि किया जा सकता है। और कल 21 सितंबर को इस अमावस्या के मौके पर सूर्य ग्रहण भी लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप पहली बड़ी खबर, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर को गुजरात के दौरे पर जाएंगे। यहाँ कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। गुजरात में कार्यक्रम में 100 करोड़ से भी ज्यादा की प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के रोड शो में 30,000 से भी ज्यादा लोग शामिल होंगे। और यहाँ 4500 करोड़ से बन रहे नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का भी जायजा लेंगे। अपने गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी भावनगर, लोथल वगैरह में अपने जनसभाओं को संबोधित करेंगे और कई बड़ी घोषणाएं भी करेंगे। टोटल ऑल ओवर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत वाली शिपिंग और समुद्री क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी इस मौके पर। और वहीं खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में बनी पुले मंगवाई। पुले जो कि हिमाचल में एक तरह की पांव में पहने जाने वाली पारंपरिक चप्पल है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगवाया है। और पीएम ने इन्हें काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों को भेंट किया। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों को देंगे पीएम मोदी इसको। उन्होंने अपने खुद के अकाउंट से पेमेंट किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने एक सबसे बड़ा फैसला लिया। पूरे राज्य में गुटखा और पान मसाला पर बैन लगा दिया है। अब इनको बेचने वाले पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा, क्योंकि हरियाणा में हर महीने 3000 से भी ज्यादा कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं। तो लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया। गुटखा, पान मसाला, सिगरेट वगैरह सभी तरह के तंबाकू उत्पादों पर अगले 1 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा के खाद्य एवं औषधि विभाग की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किया गया और इसके मुताबिक अब इन चीजों का निर्माण, भंडारण करना या बिक्री करना पूरी तरह से रोक रहेगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई इन्हें बेचता पाया जाता है, तो उन दुकानदारों, व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये देख सकते हैं आप हरियाणा सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन भी। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हायर एजुकेशन मीटिंग भी बुलाई। मॉडल संस्कृति योजना पर चर्चा करेंगे। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से भी रिपोर्ट लेंगे। अपनी इस मीटिंग के दौरान हरियाणा में 103 कैटेगरी की तरह की अलग अलग सरकारी भर्तियों को मंजूरी मिली। जैसे 6377 पदों के लिए जल्दी ज्वाइनिंग लेटर जारी होंगे। 3240 क्लर्क के पद भी शामिल है ना। अच्छा, वैसे हरियाणा की बात हो रही है दोस्तों, तो हरियाणा राज्य के किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर आई। सरकार ने धान की कीमतें बढ़ा दी है। अब किसानों को 69 रुपए ज्यादा मिलेंगे। धान के लिए एमएसपी रेट को बढ़ाकर अब 2389 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 दिन बाद हरियाणा सरकार धान की सरकारी खरीदारी शुरू कर सकती है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इस बार के टैक्स कलेक्शन पर सरकार ने आंकड़े जारी किए। कर संग्रह में 9% तक की बढ़ोतरी हुई है। 9% बढ़कर अभी 10.82 लाख करोड़ पर पहुंच चुका है देश का टोटल टैक्स कलेक्शन, यानी ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ रुपए। कंपनियों से अग्रिम कर वसूली में भी, यानी एडवांस टैक्स में भी 6.25% तक का उछाल देखने को मिला है। और इंडिया की इकोनॉमी पर भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी भारत की विकास यात्रा जारी रहेगी। देश के कई अर्थशास्त्रियों यानी इकोनॉमिस्ट की तरफ से भी ये दावा किया गया है। वहीं भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने भी कहा कि भारत की विकास यात्रा रोमांचक होने वाली है, चुनौतियों पर जीत संभव है। और वहीं दवा सेक्टर को लेकर भी रिपोर्ट आ रही कि वित्त वर्ष 2026 में भारतीय दवा क्षेत्र की 7 से 9% तक राजस्व बढ़ोतरी होने का अनुमान है। और वहीं देखिए, देश के युवाओं को लेकर एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि होटलों में खाना खाना आज की युवा जनरेशन की जीवन शैली का अब हिस्सा बनता जा रहा है। तो इस वजह से देश के Tier 2 शहरों में होटल, रेस्टोरेंट वगैरह ये बढ़ेंगे, क्योंकि आजकल के युवा जेन जी जो है वो बाहर खाना खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ग्राउंड थॉर्नटन की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई, डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा की। 25 सितंबर से ही इसका आयोजन होने जा रहा। तो इससे पहले बीते दिन सीएम योगी ने इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में शुरू हो रही इस अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो के लिए दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। और वहीं आपको पता होगा दोस्तों, 22 सितंबर से जो हमारे देश में नए जीएसटी रिफॉर्म लागू होने वाले हैं, तो उससे पहले सरकार ने एक और बड़ा आदेश जारी किया और कंपनियों के लिए प्रोडक्ट के पैकेजिंग के नियमों को आसान कर दिया है। सरकार ने अपने ऑर्डर में कहा कि कंपनियां स्टिकर या प्रिंटिंग से नई कीमत लिख सकती हैं, लेकिन ये भी अनिवार्य नहीं होगा। चाहे एमआरपी ज्यादा भी लिखी हुई है, तो भी कम जीएसटी के हिसाब से ग्राहकों से वो कम पैसे ले सकेंगी, पुरानी एमआरपी प्रिंटिंग वाले प्रोडक्ट के भी ऐसा। तो सरकार ने ये राहत दी है कि नई एमआरपी लिखना या स्टिकर चिपकाना प्रोडक्ट पर, ये भी कोई जरूरी अनिवार्य नहीं होगा ना। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एक बड़ा बयान जारी किया। कहा कि जीएसटी दर कटौती से नुकसान पर नहीं मिलेगा मुआवजा। मतलब जीएसटी दरों में कटौती की वजह से अगर कंपनियों को कोई नुकसान वगैरह होता है, तो उसका गवर्नमेंट मुआवजा नहीं देगी। ये भी क्लियरिफिकेशन जारी कर दिया वित्त मंत्रालय की तरफ से। और बीते दिन देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सभी खेत
खेती बाड़ी के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों से कहा कि किसानों तक जीएसटी का लाभ पहुंचाएं, क्योंकि जीएसटी कटौती से ट्रैक्टर भी सस्ते होंगे और भी किसानों के खेती बाड़ी में काम आने वाले कई सारे उपकरण जैसे गेहूं, धान काटने की मशीनें वगैरह सब कुछ सस्ती होगी। तो केंद्रीय मंत्री ने सभी कंपनियों को इस बारे में भी ऑर्डर जारी किया। किसानों के लिए खुशखबरी है, हजारों रुपए तक सस्ते हो जाएंगे ट्रैक्टर भी। अच्छा, वैसे कई लोगों के मन में इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन है कि क्या जीएसटी रिफॉर्म की वजह से 22 सितंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा कि एलपीजी की कीमतों में भी असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं दोस्तों, अभी जो सरकार ने नए जीएसटी रिफॉर्म लागू किए हैं, इसमें एलपीजी गैस सिलेंडर पर लगने वाले जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया है। ठीक है, मतलब इस पर टैक्स ना तो बढ़ाया ना घटाया है। तो अभी मौजूदा समय में जो हमारे घरों में खाना बनाने वाला जो एलपीजी गैस सिलेंडर होता है 14 किलो 200 ग्राम वाला, उस पर सरकार 5% जीएसटी लेती है, और जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर होता है 19 किलो वाला, उस पर 18% जीएसटी लगाया जाता है, जिसका यूज होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट वगैरह में होता है। तो इसके क्योंकि जीएसटी टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है अगले महीने से ना तो एलपीजी सिलेंडर महंगे होंगे ना ही सस्ते होंगे, मतलब 22 तारीख से। बाकी जो हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां नए रेट्स जारी करती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग गिरावट बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन जीएसटी का असर एलपीजी सिलेंडर पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ऑटो इंडस्ट्री पर भी एक अच्छी खबर आ रही है कि कार और बाइक के बाद अब टायर वगैरह भी सस्ते होंगे, तो गाड़ी में टायर लगवाना वगैरह भी सस्ता होगा। कई टायर बनाने वाली कंपनियों ने भी अपनी कीमतों में कटौती करने का ऐलान कर दिया है। बाकी अभी दिवाली, नवरात्रा वगैरह ये त्योहार आ रहे हैं, और इस मौके पर ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भी जीएसटी कटौती का लाभ अपने ग्राहकों को देना शुरू कर दिया है। टाटा की कारें भी अब आपको सस्ती मिलेगी। टाटा कंपनी ने अपने पंच, टियागो, टाटा कर्व, अल्ट्रो समेत सभी मॉडल्स पर कीमतों में गिरावट करने का ऐलान किया है। ना सिर्फ टाटा कंपनी ने, बल्कि दोस्तों अभी एक दिन पहले मैंने आपको बताया था ना, मारुति सुजुकी कंपनी ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतों में गिरावट कर दी। लगभग 1,30,000 रुपए तक सस्ती मिलेगी अब आपको कारें, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। कांग्रेस ने देश भर के राज्यों में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आगामी चुनावों में पूर्ण बहुमत का दावा भी किया है कांग्रेस ने। हालांकि बीते दिन उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक मामला हो गया। कांग्रेस के इस वोट चोर अभियान में लोगों ने मोदी योगी जिंदाबाद के ही नारे लगा दिए, तो उसके बाद काफी हड़कंप समझ गया, हंगामा देखने को मिला। और राहुल गांधी ने भी अपनी एक प्रेजेंटेशन में कहा कि चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, मैं जेन जी के साथ हूँ। गिरिराज ने भी कहा कि विदेश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। जो हाल ही में आपको पता होगा नेपाल में जो जेन जी का आंदोलन देखने को मिला, तो कहीं न कहीं राहुल गांधी पर भी देश के युवाओं को उकसाने का आरोप लगाया जा रहा अब राहुल गांधी के इन बयानों की वजह से। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का नाम लिए बिना कहा कि 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ और फिर सो जाओ, ये आरोप भी लगाए चुनाव आयोग पर। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। हरियाणा के आर्यन दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू के नए प्रेसिडेंट बने। ये एबीवीपी के कैंडिडेट हैं। इनके पिता शराब कारोबारी हैं और इनके दादा खाप प्रधान भी रह चुके हैं। तो ये अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए छात्र संघ अध्यक्ष होंगे, प्रेसिडेंट बने। इनकी जीत पर बहादुरगढ़ में आतिशबाजी भी देखने को मिली। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष समेत 3 पदों पर तो एबीवीपी के प्रत्याशी जीते, एक पद पर एनएसयूआई का कब्जा देखने को मिला। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एप्पल कंपनी के आईफोन 17 मॉडल की बिक्री शुरू हो चुकी है और युवाओं में भारत में खास करके इसका खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। देखिए आप मुंबई बीकेसी स्टोर में लोग झगड़ने लग गए। एप्पल स्टोर्स पर देर रात से ही लाइनें लगने लगी। मानो ऐसा क्या रखा आईफोन 17 में, यूथ तो पागल हो रही है इसके पीछे। और एप्पल ने जो अपना नया मॉडल लॉन्च किया आईफोन एयर, उसकी कीमत 1,20,000 से शुरू है। और वहीं देखिए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सैकड़ों लोग, हजारों लोग रोजाना बेरोजगार हो रहे हैं। अब एक और बैंक ने भी एआई का हवाला देते हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है, ले ऑफ किया है। जापान के सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्प की तरफ से अपने 20% कर्मचारियों की छटनी करने का फैसला लिया है बैंक ने। हाल ही में आपको पता होगा इलोन मस्क ने भी अपने ग्रोक एआई की टीम में से तकरीबन 500 कर्मचारियों को निकाल दिया था। तो उसके बाद अब खबर आ रही कि XAI टीम पर फिर से छटनी करने की तैयारी कर रहे हैं एलन मस्क। उन्होंने वर्क रिपोर्ट भी मांगी है। और मौसम के हालातों की एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों। उत्तराखंड में 16 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकला एक शख्स। हिमाचल के किन्नौर में फिर से बादल फटा, लैंडस्लाइड की घटना देखी गई। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी इस मानसूनी सीजन में सामान्य से 187 mm ज्यादा बारिश हो चुकी है। उत्तराखंड में भी बीते 2 दिनों में कई बार बादल फटने की घटनाएं देखने को मिली है। देश भर के कई राज्यों में मानसून अभी भी सक्रिय है और भारी बारिश का दौर चल रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए दोस्तों अगली खबर। बानू मुश्ताक ही करेंगी मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मैसूर दशहरा एक सरकारी आयोजन है, फिर लोगों में फर्क क्यों किया जा रहा धर्म के नाम पर। कितनी बार कहें कि ये मामला खारिज हो चुका है। कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम लेखिका को चीफ गेस्ट बनाया, तो कुछ लोगों ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर चामुंडी मंदिर में दशहरा उत्सव के उद्घाटन में बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को आमंत्रित करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। ये कार्यक्रम 22 सितंबर को होना है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, पाकिस्तान तो घर जैसा लगा, सैम पित्रोदा ने फोड़ा एक और बम, अब सियासी बवंडर मच गया है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा बोले कि मैं पाकिस्तान गया और मुझे वहां बिल्कुल घर जैसा लगा। तो उनके इस बयान को लेकर अब बीजेपी ने काफी विरोध भी किया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस तो पाकिस्तान की चहेती है, क्योंकि सैम पित्रोदा ने बयान दिया, कहा कि हाल ही में मैं पाकिस्तान गया था, मुझे अपने घर जैसा लगा। नेपाल, बांग्लादेश में भी मुझे विदेश जैसा नहीं लगता है। भारत अपने पड़ोसी देशों से संबंध मजबूत करें। तो सैम पित्रोदा के इन्हीं बयानों को लेकर अब पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल रही है। और वहीं खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रिंस चार्ल्स का दिया हुआ पौधा रोपा, जो उन्हें हाल ही में उनके जन्मदिन पर गिफ्ट में मिला था। पीएम मोदी
मोदी ने भी 2 महीने पहले उनको एक पौधा गिफ्ट किया था ना। और वहीं खबर देखिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी केरल के वायनाड पहुंचे, शाम को एक प्राइवेट इवेंट में शामिल हुए वो। चलिए अगली खबर देखिए, हाल ही में जो बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया था, तो उसके 2 शूटर को तो यूपी पुलिस ने मार गिराया। अब 2 और शूटर गिरफ्तार हुए हैं इस मामले से जुड़े हैं, जो भी यूपी के बागपत के रहने वाले हैं। और इन शूटर की गैंग लीडर ने यूपी पुलिस को चैलेंज भी दिया और कहा कि हम बदला लेंगे, आपने हमारे आदमियों को मारा है। यूपी पुलिस को गैंगस्टर ने चैलेंज दिया, बोले कि हम इस घटना का बदला लेंगे। तो इधर उत्तर प्रदेश पुलिस के डीएसपी ने भी कहा कि ऐसे मामलों से दूर ही रहे तो बेहतर है। और वहीं देखिए, बिहार के पूर्णिया में भी एक मामले को लेकर बड़ी हिंसा भड़क गई। पूर्णिया में मूर्ति तोड़ने के मामले पर बवाल मच गया, कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ देखी गई, पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। नवरात्रि से पहले बिहार पूर्णिया में दुर्गा माता की प्रतिमाएं तोड़ने का आरोप लगा है। तोड़फोड़ आगजनी देखी गई, गुस्साई भीड़ ने एक मुस्लिम युवक को भी पीट दिया, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। चलिए खबर देखिए, अमेरिका में BAPA संस्था के खिलाफ जांच बंद हुई। न्यू जर्सी के मंदिर प्रशासन के खिलाफ श्रमिकों के शोषण और मानव तस्करी का आरोप लगा था। और वहीं दोस्तों, भारत अमेरिका के रिश्तों पर भी खबर आ रही कि अमेरिकी टैरिफ का मसला 2 महीने में सुलझ सकता है। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले कि 30 नवंबर के बाद टोटल टैरिफ 10 से 15% रह जाएगा भारत पर घटकर। तो ये एक अच्छी बात होगी, क्योंकि अमेरिका ने अभी भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर, राजस्थान के अलवर में एक मामला देखने को मिला। लोगों के खातों में आने लग गए लाखों रुपए के मैसेज। अलवर में 0 बैलेंस वाले लोगों ने भी ATM से पैसे निकाल लिए अपने खातों से, क्योंकि बैंक की एक टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से लोगों के खातों में ऑटोमेटिकली लाखों रुपए जमा हो गए। तो इस घटना के और ये मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने 20 ATM बंद करवाए, 50 लोगों को हिरासत में भी लिया। अलवर में बीती देर रात ये अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली है। SBI के ATM पर पहुंच गए लोग बाग पैसे निकलवाने के लिए। हाल ही में आपको बताऊंगा, इस तरह की घटना हरियाणा में भी देखने को मिली। हरियाणा के नूह में रातों रात लोग लखपति बन गए। जो मोबीक्विक यूज करते थे, उनके वॉलेट में अचानक से लाखों रुपए जमा हो गए, क्योंकि मोबीक्विक ने अपना एक ऐप अपडेट करते वक्त सिक्योरिटी चेक को डिसेबल कर दिया था। तो यही वजह है कि यूजर्स ने तकरीबन 40 करोड़ रुपए मोबीक्विक से निकाल लिए। हालांकि इस घटना के बाद अब कंपनी वापस रिकवरी कैंप भी लगा रही है और लोग भी उन पैसों को वापस कंपनी में जमा कराने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है ना। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं से एक बार फिर से 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया अगले 5 सालों में। उन्होंने कहा कि अगर NDA की सरकार आती है तो बिहार के युवाओं के लिए बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। वहीं खबर देखिए, आपको सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। हरियाणा के गुरुग्राम में गूंगा बहरा गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। ये लोग मोबाइल लैपटॉप चोरी करके चेन्नई भेजते। आंध्र प्रदेश के रहने वाले 2 सदस्य भी गिरफ्तार हुए हैं। 19 वारदातों का खुलासा भी हुआ अब तक। और वहीं देखिए, देश के जाने माने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के दरबार में जब एक हरियाणवी महिला बहू फूट फूट कर रोने लगी, बोली कि मेरा पति शराबी है, हर रात मुझे पीटता है, तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य बोले कि बॉलीवुड की वजह से शराब को बढ़ावा मिल रहा है, यही हिंसा की जड़ है। हाल ही में आपको बताओगा, महिलाओं पर दिए कुछ कंट्रोवर्सी वाले बयानों की वजह से ये विवादों में भी रहे थे। चलिए अगला अपडेट आ रहा, 1 से अधिक बैंक खाता रखने वाले लोग जरा सावधान हो जाएं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से कुछ नए नियमों का अनाउंसमेंट किया गया है। अब अगर आप ज्यादा बैंक खाता रखते हो तो आपको पेनल्टी, जुर्माना वगैरह तो नहीं लगाया जाएगा, लेकिन आपको नुकसान जरूर हो सकता है। किस वजह से? क्योंकि अलग अलग तरह के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। हालांकि 2025 के लेटेस्ट नए दिशा निर्देश किया है RBI के द्वारा जारी इन मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को लेकर, तो देख सकते हैं। कुल मिलाकर रिजर्व बैंक का कहना है कि जितने भी खाते हैं आपके पास, समय समय पर सभी की KYC अपडेट कराते रहें। और 1 से ज्यादा बैंक खाते रखने के कुछ लाभ हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, तो आप अपने हिसाब से वित्तीय योजना बना सकते हैं ना। और भूकंप पर देखिए बड़ी खबर, रूस के कामचटका में 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया और अब सुनामी का अलर्ट जारी हुआ। बीते 3 महीनों में ही यहाँ 7 की तीव्रता के 4 बड़े भूकंप आ चुके हैं और एक बार फिर से यहाँ भूकंप का ये बड़ा मामला देखने को मिला। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई लोग डर के मारे घरों से बाहर निकलकर भागने लगे हैं। चलिए अगली खबर देखिए, नेपाल की अंतरिम PM बोले कि हम अभी 0 स्टेट की स्थिति में हैं, न हमारे पास इमारतें बची हैं और न ही कोई डॉक्यूमेंट्स। ज़ेन जी के आंदोलन की आग में सब कुछ राख हो गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हाल ही में युवाओं के आंदोलन और हिंसा में पूरा सरकारी ढांचा तहस नहस हो गया। सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह खत्म हो गए। अब नेपाल की सरकार को वापस सब कुछ 0 से शुरू करना पड़ेगा। वैसे अब अगले 6 महीने में नेपाल में चुनाव होंगे। राष्ट्रपति पौडेल ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया और सुशीला कार्की ने जो अंतरिम PM के रूप में शपथ ली थी। तो अब चुनाव के बाद देखते हैं नेपाल में नया PM कौन बनता है। फिलहाल देखिए दोस्तों अगली खबर, भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी हुई है, जो पिछले वर्षों में और ज्यादा गहरी हुई है। ME यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया और विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत अमेरिका के बीच भी वार्तालाप सही दिशा में आगे बढ़ रही है। आतंक, पाकिस्तान सरकार और सेना की साठगांठ, पूरी दुनिया इससे परिचित है, ये भी विदेश मंत्रालय ने कहा। DUSU चुनाव में ABVP की प्रचंड जीत पर परिसर के कार्यकर्ताओं को गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई दोस्तों, मशहूर गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया। स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसे में उनकी जान चली गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के PM से फोन पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। और देश की सिक्योरिटी एजेंसी NIA 24-25 सितंबर को यूपी पुलिस को आतंकवाद से निपटने की स्पेशल ट्रेनिंग भी देगी। वहीं खबर है, बिहार के मेडिकल कॉलेजों में चल रही जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल भी खत्म हुई और सपा का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 19-20 सितंबर को 2 दिन के पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा। ओके।